हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है इमाइल दुर्खीम। फंक्शनलिस्ट इमाइल दुर्खीम के विषय में आज हम जानेंगे और ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से भी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इमाइल दुर्खीम से संबंधित बुक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनकी अवधारणाएं भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इमाइल दुर्खीम के विषय में जानते हैं। इनके प्रकार्यवादी सिद्धांतों के विषय में भी जानेंगे, समझेंगे। इन्हें प्रकार्यवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने समाज में सर्वप्रथम श्रम विभाजन के द्वारा सामाजिक एकता की बात की है और जिसके द्वारा समाज में सामाजिक व्यवस्था निर्मित होती है। तो इस कारण इन्हें संरचनात्मक प्रकार्यवादी माना जाता है और इन्होंने समाजशास्त्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए जानते हैं इनकी अवधारणाओं के विषय में, इनके सिद्धांतों के विषय में। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल सन 1858 में फ्रांस के एपनल नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था, फ्रांस में एपनल नगर में। और इनकी जो देहांत है वो 1917 में हुआ था। दुर्खीम फ्रांस के महान समाजशास्त्री रहे हैं और इन्होंने 1893 में डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की। इनके जो पीएचडी का शोध विषय था, जिस विषय से इन्होंने पीएचडी की थी, उस विषय का नाम था डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये पुस्तक के रूप में इन्होंने प्रकाशित की और इनका शोध विषय भी रहा है। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि दुर्खीम के शोध विषय क्या है, यानी दुर्खीम का शोध विषय क्या रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। चलिए आगे जानते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त विज्ञान के रूप में विकसित किया, इसलिए दुर्खीम को पहले एकेडमी समाजशास्त्री माना जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र विषय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इनका विचार था कि समाज से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और ये विषय एक स्वतंत्र विषय के रूप में होना चाहिए, जिससे ज़्यादा लोगों को समाज के विषय में जानकारी प्राप्त हो। और ये पहले समाजशास्त्री, एकेडमी समाजशास्त्री के रूप में इन्हें माना जाता है। दुर्खीम अगस्ट काम्ट के बौद्धिक उत्तराधिकारी समाजशास्त्रवाद, समूहवाद नामक विचारधारा के जनक माने जाते हैं, क्योंकि अगस्ट काम्ट के द्वारा जो समाजशास्त्र का नक्शा तैयार किया गया, यानी समाजशास्त्र विषय को अंतर्गत जिन अध्ययनों को रखा गया, उसमें रंग भरने का कार्य यानी आगे बढ़ाने का कार्य हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया और उसके बाद फिर इमाइल दुर्खीम के द्वारा समाजशास्त्र विषय को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। यानी अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की नींव रखी, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने, दुर्खीम ने इस समाजशास्त्र विषय को आगे बढ़ाने का कार्य किया और समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाने के लिए प्रयास किए। दुर्खीम को समूहवाद नामक विचारधारा का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि लोगों को क्या करना है कि अपने एक संगठन बनाना चाहिए, संगठित होकर कार्य करना चाहिए। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए
समाज में अपने अपने श्रम को विभाजित करके एक संगठित होकर कार्य करने से वो कार्य आसानी से हो सकता है। यानी उन्होंने एक सामूहिक समूहवाद, जिसमें सामूहिक संगठन की बात की है, सामूहिक एकता की बात करते हैं, इसीलिए इन्हें समूहवाद का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दुर्खीम की महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में जानते हैं। कुछ पुस्तकें इनकी मृत्यु के बाद भी प्रकाशित हुई हैं और कुछ इनके द्वारा प्रकाशित की गई हैं। तो जो इनके द्वारा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसमें इनकी पहली पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में, जो इनका शोध विषय रहा है। दूसरा है द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड 1895 में प्रकाशित हुई है। और तीसरी है द सुसाइड 1897 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने आत्महत्या के प्रकारों के विषय में बताया है और ये भी कहा कि आत्महत्या एक सामान्य घटना है। उसके बाद इन्होंने एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन लाइफ 1912 में प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने आदिम जनजातियों का अध्ययन के दौरान बताया कि धर्म के द्वारा किस प्रकार से वो अपने समूह में नैतिक एकता लाते हैं, यानी अपनी नैतिक शक्ति को मजबूत करते हैं और समूह में एकता उत्पन्न करते हैं। आगे है दुर्खीम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी लुइस ड्रेगिस के द्वारा प्रकाशित कृतियां में सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922 में प्रकाशित हुई थी, जो उनकी पत्नी के द्वारा ये दोनों पुस्तकें प्रकाशित करवाई गई हैं। सोशल एजुकेशन 1925 में। अब हम दुर्खीम के समाज शास्त्रीय योगदान यानी उनकी अवधारणाओं और सिद्धांतों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने दिया है सामाजिक तथ्य की अवधारणा, जिसमें उन्होंने बताया कि समाज में क्रियाएं व्यक्ति के द्वारा होती हैं, अर्थात व्यक्ति को एक सामाजिक तथ्य के रूप में इन्होंने माना। और सामूहिक प्रतिनिधानों की अवधारणा दी इन्होंने, सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया, समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और आत्महत्या का सिद्धांत, इसमें 3 आत्महत्या के सिद्धांत दिए इन्होंने, अहमवादी, परार्थवादी और एक सिद्धांत और है जो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। 3 सिद्धांत दिए हैं और एक टोटमवाद की बात की इन्होंने, टोटमवाद जिसमें इन्होंने प्रकृति पूजा की बात की है। विसंगति का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि समाज में नए विचार उत्पन्न होने से विसंगति उत्पन्न होती है और नए विचार उत्पन्न होते हैं तो समाज में विचलन और विसंगति बढ़ती है। आगे जानते हैं और इनकी अवधारणाओं के विषय में, तो जिसमें इन्होंने सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है। एकता और सावयवी एकता के विषय में इन्होंने बात की है और आत्महत्या का सांख्यिकीय विवेचन भी प्रस्तुत किया है। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया है और पद्धति शास्त्र के विषय में भी इन्होंने बताया है। तो चलिए अब हम जानकारी लेते हैं इनके प्रकार्यवाद के विषय में कि इन समाज में प्रकार्यों द्वारा किस तरह से सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो प्रकार्यवाद के क्षेत्र में दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत एकीकरण की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत सामाजिक नियमन को बनाए रखने हेतु सामाजिक इकाइयों के महत्व को स्वीकारा है। दुर्खीम एकीकरण अर्थात सामाजिक एकता को सामाजिक संतुलन बनाए रखने हेतु आवश्यक मानते हैं। तो इन्होंने बताया है कि समाज में एकीकरण आवश्यक है और एकीकरण होता है किसके द्वारा? एकीकरण होता है सामाजिक संगठन से, और ये सामाजिक संगठन जब बनते हैं जिसमें प्रत्येक इकाई का एकत्रित होकर कार्य करना महत्वपूर्ण होता है, यानी आवश्यक होता है, जिसके कारण सामाजिक संतुलन होता है और सामाजिक एकता बनती है। तो इन्हीं कारण जैसे समाज में किसी भी कार्य को करने से पहले क्या किया जाता है, उसका एक
संगठन बनाया जाता है, संगठन बना के किसी कार्य को किया जाता है, तो उस संगठन के द्वारा समाज में किसी लक्ष्य को पूर्ण किया जाता है, यानी अपने कार्य को हासिल किया जाता है। तो इसी में दुर्कहेम कहते हैं कि सामाजिक प्रकारों का द्वारा ही सामाजिक एकता और सामाजिक संतुलन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें इन्होंने धर्म एवं शिक्षा तथा श्रम विभाजन संबंधित परिणाम से संबंधित चिंतन और प्रकारात्मक मुख्यधारा को व्यक्त किया है, यानी व्यक्त करते हैं। तो जो ये पुस्तक है, इसमें इन्होंने धर्म के द्वारा लोगों को नैतिक शिक्षा देने के विषय में बताया है कि समाज में जो धर्म होते हैं, यानी सामाजिक मूल्य, जो प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज जो समाज के होते हैं, उनके द्वारा ही समाज में नैतिक मूल्यों को विकसित किया जाता है और इन नैतिक मूल्यों के द्वारा ही समाज को शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे समाज में श्रम विभाजन की स्थिति जिससे समाज में नैतिक एकता बढ़ती है और इस नैतिकता से के कारण ही समाज में एकता उत्पन्न होती है। और इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने बताया कि समाज में किस प्रकार से व्यक्ति अपने श्रम को बांटकर, अपने कार्यों को बांटकर सामाजिक संगठन बनाते हैं और सामाजिक संगठन के द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। द एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियन लाइफ में दुर्कहेम यह तर्क देते हैं कि आदिम जनजातियों में धर्म सामान्यता, मूल्य एवं अस्मिता स्थापित कर एकीकरण स्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति बन जाती है। तो ये अपनी इस एलिमेंट्री ऑफ रिलीजन लाइफ में आदिम जनजातियों का जब इन्होंने अध्ययन किया, आदिम जनजातियों में इन्होंने अध्ययन किया था ओरंटा जनजाति का अध्ययन किया था और उस अध्ययन में इन्होंने बताया कि वो अपने समूह में, जो उनका समूह होता था, समुदाय होता था, उस समुदाय के जो रीति रिवाज परंपराएं होते थे, उसके द्वारा वो अपने धर्म में, उसके द्वारा वो अपने समूह में एकता उत्पन्न करते थे, यानी उस अनुष्ठानों के द्वारा, धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा ही धार्मिक एकता बनाते थे और उनमें एकीकरण की शक्ति होती थी। और ये जो एकीकरण की शक्ति होती थी, उस शक्ति में इनकी बहुत ही प्रभावशाली शक्ति होती थी, प्रभावशाली शक्ति बनती थी, जिससे वो अन्य समुदायों से संघर्ष कर सकते थे। उनमें संघर्ष में एकीकरण होने की शक्ति उनको आती थी। तो इन धर्म के द्वारा ही वो अपने एकता को मजबूत करते थे। अब हम थोड़ा सा और इनके अवधारणाओं के विषय में जान लेते हैं, जिसमें इसमें हमने बताया कि जो ये टोटमवाद है, ये प्राकृतिक पूजा के विषय में है। जब लोगों की आवश्यकताएं प्रकृति के द्वारा, यानी पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकृति से संबंधित आवश्यकताओं की प्रकृति के द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती, जैसे पेड़ पौधों से फल आदि मिलते थे, जिससे जिनकी क्षुधा शांत होती थी और भूख शांत होती थी। और जैसे पौधों के द्वारा उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती थी, तो वो पौधों को क्या करने लगते थे, पूजा करने लगते थे। ऐसे ही प्रकृति से संबंधित जो उनके कुछ भी हो सकता था, कोई पेड़ पौधा हो सकता था, कोई वस्तु हो सकती थी, या कुछ भी, नदी पहाड़ कुछ भी हो सकता था। तो टोटमवाद का मतलब सिर्फ यही है कि जो प्रकृति से संबंधित है उसकी ये पूजा करने लगते थे, उसी को टोटमवाद कहा है। इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। आत्महत्या के सिद्धांत में इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत बताए हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि एक सिद्धांत 3 सिद्धांत बताया, जिसमें अहमवादी बताया है। अहमवाद में इन्होंने बताया है कि व्यक्ति अहम में आकर, यानी अकेला पड़ जाता है और अकेलेपन की स्थिति में जब वो ये सोचता है कि मेरा इस दुनिया में, इस समाज में कोई नहीं है, तो वो अपने ईगो में आकर आत्महत्या कर लेता है। परार्थवादी आत्महत्या होती है, जो समाज के लिए आत्महत्या करते हैं लोग,
कि मेरे कारण अगर समस्याएं हो रही हैं तो मैं ही अपने आप को नष्ट कर देता हूँ। तो ये समाज के लिए जो की जाती हैं आत्महत्याएं, और एक आत्महत्या होती है एक आत्महत्या होती है जो व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होता है। जैसे उद्योग में व्यक्ति बहुत नाम कमाता है और उसको किसी भी प्रकार की कोई ठेस लगती है या सामाजिक प्रतिष्ठा में उसकी आंच आती है, तो ऐसी स्थिति में वो असामान्य आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरीके से उन्होंने 3 आत्महत्या के विषय में भी बात की है, और इनको सबसे ज़्यादा दुर्खिम को सामाजिक एकता के लिए जाना जाता है, जिसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से समाज में व्यक्ति अपने श्रम का विभाजन करता है और श्रम के विभाजन के द्वारा अपनी एकता को बनाता है, और उस एक श्रम विभाजन के द्वारा ही किसी कार्य को पूर्ण करता है, अर्थात अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। विसंगति के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि समाज में विचलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के मन में नए विचार आते हैं, और इन नए विचारों के द्वारा ही समाज में कुछ विचार स्वीकार कर लिए जाते हैं और कुछ विचार नहीं स्वीकार किए जाते हैं। तो समाज में क्या होता है कि विसंगति उत्पन्न होती है, अर्थात विचलन उत्पन्न होता है। और तो इस तरीके से दुर्खिम ने की अवधारणाओं के विषय में हमने जाना और समझा। तो दुर्खिम का जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है वो समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत रहा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि समाज में अपने अपने कार्यों का विभाजन करके एक संगठन बनाया जाता है, और उस संगठन के द्वारा ही समाज में कार्य किए जाते हैं और उन प्रकारों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो ये पहले समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने ये श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया, जिसके लिए इन्हें विशेष तौर पर जाना जाता है। तो आज हम लोगों ने दुर्खिम के विषय में जाना, इमैनुएल दुर्खिम के विषय में और उनके समाजशास्त्रीय योगदान के विषय में जाना। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, इस कारण थोड़ा सा आवाज़ में धीमे बोली हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।